नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कविता और आप देख रहे हैं कविता टॉकीज। भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर माने जाने वाली मूवी मुगल-ए-आजम को ऐतिहासिक और एपिक फिल्म का दर्जा दिया जाता है। फिल्म के निर्देशक के आसिफ को फिल्म निर्माण के दौरान न सिर्फ भारतीय सेना ने अपना सहयोग दिया था, बल्कि जब तक वो जिंदा रहे उन्हें फिल्म जगत व तत्कालीन राजनीतिक दायरों में भी अच्छा खासा सम्मान प्राप्त होता रहा। जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन महान कहे जाने वाले निर्देशक के आसिफ के बच्चों ने न सिर्फ अंडरवर्ल्ड के स्मगलरों और देश विरोधी अपराधियों से रिश्ते बना लिए, बल्कि पाकिस्तान के फौजी तानाशाह जनरल परवेज मुशर्रफ को करोड़ों रुपए की रिश्वत देकर फिल्म पर से बैन हटवाया था। क्या था मुगल-ए-आजम का अंडरवर्ल्ड कनेक्शन और कौन सा नामी स्मगलर था के आसिफ का दामाद? तो आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से। मुगल-ए-आजम एक ऐसी फिल्म जिसे कई मायनों में लीजेंड का दर्जा प्राप्त है। फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में इसे सबसे महंगी फिल्म माना जाता है और संभवतः सबसे लंबे समय तक बनने वाली फिल्म भी यही है। यह फिल्म इसके निर्देशक के आसिफ के जुनून की वजह से भी चर्चित रही है। हमें काश तुमसे मोहब्बत न। कई सिनेमा विश्लेषकों का मानना है कि इस फिल्म ने मुगलिया सल्तनत का ऐसा अतिरंजित वर्णन किया है कि अगर मुगल बादशाह अकबर खुद इसे देख लेते तो वो भी हैरत में पड़कर दांतों तले उंगली दबा लेते। हालांकि सलीम अनारकली के किस्से पर दुनिया के किसी इतिहासकार को यकीन नहीं है, लेकिन इस फिल्म को देखने वाले इसे ऐतिहासिक दस्तावेज ही मानते हैं। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि इस फिल्म ने भारत में मुगलों को ग्लैमराइज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उस वक्त की सरकार में शामिल हुक्मरानों ने भी इसमें दिल खोलकर साथ दिया था। न सिर्फ सरकार के कई म्यूजियमों में मौजूद सामान, किले और मैदान बड़े आराम से शूटिंग के लिए उपलब्ध करवा दिए गए थे, बल्कि भारतीय सेना के घोड़ों और सैनिक साजो सामान भी बाकायदा रक्षा मंत्रालय के सरकारी आदेश के जरिए फिल्म की शूटिंग में झोंक दिए गए थे। आलोचकों का कहना है कि के आसिफ जुनून की हद से भी आगे बढ़कर मुगल शासकों की भव्यता को महिमा मंडित करना चाहते थे और इसमें सरकारी मशीनरी का जमकर इस्तेमाल किया गया। दौलत की जंजीरों से तो दौलत की जंजीरों से। के आसिफ खुद तो फक्कर थे, लेकिन इटावा के मामूली दर्जी से मुंबई के सबसे महंगे शोमैन बनने तक के अपने सफर में उन्हें जुगत भिड़ाने में महारत हासिल हो गई थी। कहते हैं फिल्म की शूटिंग से लेकर रिलीज तक में सरकारी तंत्र का जमकर प्रयोग हुआ था। फिल्म को सुपरहिट बनाने और सफलतापूर्वक चलाने में सरकार की व्यवस्था और प्रचार तंत्र का इस्तेमाल महत्वपूर्ण भूमिका में था। फिल्म भारत के साथ साथ दुनिया के कई देशों में रिलीज हुई और इसने बॉक्स ऑफिस पर जमकर बिजनेस किया। खास बात यह रही कि दुनिया भर से बटोरे गए पैसों में से भारत सरकार का हिस्सा न के बराबर रहा। मोहब्बत की छोटी कहानी पे रोए। साल 1965 में भारत और पाकिस्तान में युद्ध छिड़ा तो इसका असर दोनों देशों के सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों पर भी पड़ा। पाकिस्तान के तत्कालीन सरकार ने इसे अपने यहाँ बैन कर दिया। फिल्म इस्लामी संस्कृति को ग्लैमराइज करने की पृष्ठभूमि में बनी थी, इसलिए इसका उस देश में लोकप्रिय होना लाजमी था जिसकी बुनियाद ही इस्लाम धर्म पर आधारित थी। लेकिन इसके बैन होने पर फिल्म के कारोबार पर भारी असर पड़ा।
खास बात यह है कि उन दिनों इंटरनेट और ऐप तो दूर की बात, डीवीडी या वीसीआर तक नहीं हुआ करते थे। बहरहाल साल 2004 में इस फिल्म का कलर वर्जन दोबारा रिलीज किया गया। डिजिटल तकनीक की मदद से पूरी फिल्म को कलर प्रिंट में तैयार किया गया और नई दिल्ली से लेकर लंदन तक कई भव्य समारोहों के जरिए इसे दोबारा जमकर पब्लिसिटी मार्केट में उतारा गया। इस पूरे आयोजन में मुख्य भूमिका निभाई के आसिफ के बेटे अकबर आसिफ ने, जो लंदन में बस चुके हैं और वहां एक कारोबारी हैं। पाकिस्तान में इस फिल्म पर से रोक हट जाए, इसके लिए अकबर ने पाकिस्तान के तत्कालीन शासक परवेज मुशर्रफ के पास जमकर लॉबिंग भी की थी। इस बारे में हम वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। अभी जरा एक नज़र डालते हैं आसिफ परिवार और उसके अंडरवर्ल्ड कनेक्शन पर। जैसा कि आप सबको मालूम है कि के आसिफ ने मुगल-ए-आजम फिल्म की शूटिंग के ठीक पहले अपने बहन की सौतन सितारा देवी से शादी की थी और फिल्म के शूटिंग के दौरान निगार सुल्ताना से शादी कर ली थी। निगार का मुगल-ए-आजम फिल्म को बनाने में खासा योगदान था और साथ ही वो के आसिफ के कई बच्चों की भी मां बनी। दोनों की सबसे बड़ी बेटी का नाम था हिना कौसर। के आसिफ की असमय मौत के बाद निगार और उनका परिवार आर्थिक दबाव में आ गया था। उन्होंने हिना कौसर को फिल्मों में उतार दिया। हालांकि के आसिफ का नाम जुड़ा होने के कारण उन्हें फिल्मों में काम तो मिल जाता था, लेकिन वो अपने अभिनय से दर्शकों के दिलों पर कोई छाप छोड़ने में नाकाम रही। कुछ दशकों तक जब फिल्में नहीं चली तो 1991 में हिना ने इकबाल मेमन नाम के एक शख्स से शादी कर ली। ये इकबाल मेमन वही शख्स था जिसे जुर्म की दुनिया में इकबाल मिर्ची के नाम से जाना जाता था। मुंबई के मिर्च व्यापारी परिवार से आने के कारण उसके नाम के साथ मिर्ची सरनेम जुड़ गया था। इकबाल ने 80 के दशक में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद के शोहदे के तौर पर ड्रग्स का कारोबार शुरू किया था। जब भारत में सुरक्षा एजेंसियों ने उसके कारोबार पर कड़ी नजर रखनी शुरू कर दी तो वह पहले दुबई गया, फिर वहां से लंदन भाग गया। लंदन में उसने दिखावे के लिए एक राइस मिल खोल ली थी, लेकिन भारतीय एजेंसियों का दावा था कि वो लगातार अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट के जरिए भारत में ड्रग्स की स्मगलिंग करवा रहा था। हिना जब इकबाल मिर्ची की दूसरी बीवी बनी थी, उस वक्त भी वह भारतीय एजेंसियों के रडार पर था। यह बात आश्चर्यजनक है कि उस दौर में भारतीय मीडिया ने भी इस मामले को ज्यादा तुल नहीं दिया। इकबाल मिर्ची दाऊद इब्राहिम के सबसे करीबी लोगों में शामिल था और दाऊद के ड्रग नेटवर्क को संभालता था। मुंबई पुलिस और ईडी का वांटेड इकबाल मिर्ची को एशिया में ड्रग किंग के रूप में देखा जाता था। 1994 में स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी किया था, लेकिन उसने कानूनी दांवपेच लगाकर भारत का अपना प्रत्यर्पण रुकवा लिया था। इसके बाद 2013 में लंदन में उसकी मौत हो गई। खास बात यह है कि चाहे निगार सुल्तान हो या उसके परिवार का कोई और सदस्य, सभी ने इस स्मगलर से जुड़े रिश्ते का स्वागत किया। कहते हैं कि हिना के भाई अकबर आसिफ ने भी अपने जीजा इकबाल मिर्ची की पोजीशन और उसके संबंधों का खूब इस्तेमाल किया। उसने लंदन व दुबई में रेस्टोरेंट तथा एंटरटेनमेंट की एक कंपनी भी खोल ली। सूत्रों का कहना है कि उसके होटल व एंटरटेनमेंट के कारोबार भी इकबाल के कारोबार के फ्रंट के तौर पर काम करते थे और वह लंदन में अक्सर भारतीय फिल्मी कलाकारों को दावतें दिया करता था। हालांकि हिना कौसर अब कहाँ है यह किसी को नहीं पता। हाल ही में लीक हुए पेंडोरा पेपर्स ने अकबर आसिफ के चेहरे पर से एक और नकाब उतार फेंका है। पेपर्स में इस बात के पुख्ता सबूत मिले हैं कि
के आसिफ के इस बेटे का पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ से लेन देन का सौदा हुआ था। जब साल 2004 में परवेज मुशर्रफ लंदन के आधिकारिक यात्रा पर थे तो अकबर ने उनसे डोरचेस्टर होटल में मुलाकात की, जहां पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल ठहरा था। अकबर ने उस दौरान परवेज मुशर्रफ को डिजिटली कलर्ड फिल्म की सीडी भेंट की। उस वक्त मीडिया में भी यह मुद्दा उठाया था और उम्मीद जताई गई थी कि शायद पाकिस्तान में मुगल ए आजम से बैन हट जाए, लेकिन मुशर्रफ एक घाक सौदेबाज साबित हुए और करीब 2 सालों तक अपने फैसले को टालते रहे। पेंडोरा पेपर्स के मुताबिक अकबर आसिफ ने परवेज मुशर्रफ के करीबी रहे आर्मी जनरल शफकत उल्लाह शाह की पत्नी को वर्ष 2006 में एक महंगा अपार्टमेंट गिफ्ट किया था। उस वक्त इस अपार्टमेंट की कीमत करीब $12 लाख थी, जो भारतीय करेंसी में कई करोड़ बैठती है। गौरतलब है कि उसी साल जनरल परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान में मुगल ए आजम पर से बैन हटा दिया था। यह फैसला इसलिए भी ऐतिहासिक था कि 40 साल बाद किसी भारतीय फिल्म को पाकिस्तान में प्रदर्शन की इजाजत मिली थी। इस फ्लैट की रजिस्ट्री साल 2007 में हुई थी। इससे यह बात साफ समझ में आती है कि मुशर्रफ से आसिफ की मुलाकात कैसे हुई। यही बातें बॉलीवुड, पाकिस्तानी सेना और अंडरवर्ल्ड को रिश्ते को भी साफ कर रही हैं। तो दोस्तों, देखा आपने कि किस तरह बॉलीवुड की सबसे चर्चित फिल्म के तार भी अंडरवर्ल्ड और पाकिस्तानी सेना से जुड़े हैं। तेरे कदमों पे सर अपना झुका कर हम भी देखेंगे। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अगर आपके पास भी बॉलीवुड फिल्मों और अंडरवर्ल्ड के संबंधों से जुड़ी कोई और जानकारी हो तो हमें अवश्य बताएं। अब दीजिए अपने दोस्त और होस्ट कविता को इजाजत। नमस्कार।